अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके नवा कोट में मुलजिम की फायरिंग से मां जख्मी, जबकि भाई बहन भाभी समेत 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए। मुलजिम ने ये बर्बरियत का वाकया क्यों किया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, पुलिस की गिरफ्त में आके उसने एक तफ्तीश में क्या बयानात दिए हैं, पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और मकतूल यानी उसका दोस्त जो इस वाक़े के अंदर बेगुनाह मारा गया है उसके बुरसा इंसाफ के हसूल के लिए क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में यूँ तो सालाना सैकड़ों कत्ल होते हैं, लेकिन हाल ही में नवाकोट के इलाके में एक कत्ल की वारदात पेश आई जिसके अंदर मुलजिम को गली में असला लहराते हुए देखा जा सकता है और वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से फायरिंग कर रहा है और उस फायरिंग के नतीजे में अब तक 4 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और इन 4 अफराद के अंदर 3 जो हैं उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि एक जो है वो उसका दोस्त बताया जाता है। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया था। मुलजिम राना बिलाल इस टाइम नवाकोट पुलिस की हिरासत में है और हमारे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि इसने इतनी अंधाधुंध फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में कौन कौन इसने टारगेट किया, इसी से जानते हैं। राना बिलाल, क्या करते हो? मैं पार्किंग स्टैंड का काम भी करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आता हूँ। सोशल मीडिया पे क्या? लाइकी, बिगो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इन पे क्या करते हो तुम? इन पे मैं ब्रॉडकास्ट करता था, तो आस्ता आस्ता मैंने जो भी उधर सच बोला, आस्ता आस्ता मुझे स्टार पड़ गए। 2020 के भी पड़े। मुझे जूनियर जज बनाया गया लाइकी के ऊपर, पूरी लाइकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैंने वो भी कोई अवार्ड नहीं लिया, आगे भी कोई अवार्ड नहीं लिए। तो ये अवार्ड लेने से क्या होता है, पैसे वगैरह आते हैं क्या? ये पैसे आते हैं। तो ये जो लाइकी बिगो ये साइटें किस चीज़ की है, क्या करते थे इन पे तुम? इन पे बहुत सा आप जो भी आप इधर आती हैं, लड़कियाँ आती हैं जो भी, यानी कि ये किसी के साथ वो क्या पीके लगा लें या वैसे जो भी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो मैंने कभी किसी के साथ पीके नहीं लगाया, तो मैंने हमेशा खुद ही ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं की। हाँ। अच्छा राना बिलाल, जब तुमने फायरिंग की तो तुम पे इल्ज़ाम लगा कि तुम पबजी खेलते थे बहुत ज़्यादा और उस पबजी की वजह से तुमने मुतासिर होकर उसी स्टाइल में फायरिंग की। मुझे कसम मेरे खुदा की कि मैं पबजी नहीं खेलता था, ना मुझे खेलनी आती है। पबजी ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाया इन्होंने। बड़े स्टाइलिश अंदाज में तुम फिल्मी अंदाज के अंदर फायरिंग कर रहे हो, वो क्यों की वैसे फायरिंग? बहुत से गुस्सा अल्लाह पाक कहते ने हराम है वे, ਤੇ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂ ठीक है। ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਕੇੜ ਆ, ਨਾ ਚੋਰ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਆ। कितने बहन भाई हो? अब 5 थे, एक सिस्टर बहुत हो गई थी, तो बाकी 4 रह गए थे। 4 बहन भाई थे। उस दिन क्या हुआ और किस किस को कत्ल किया तुमने? कत्ल तो नहीं मैंने किया, मैंने तो फायर मारा था यार, एक फायर लग गया था। वो बहने भाई थे? बहन भाई थे। किस किस को फायर मारा? एक भाभी को लग गया था। हाँ। एक सिस्टर को टांग में लगा था। हाँ। और एक भाई को लगा था। ठीक है। तो एक वो जो है मेरा वर्कर, उसे लगा था। वर्कर मुलाजिम रखा हुआ था तुमने? हाँ जी। अच्छा, उसको क्यों मारा? बॉस वो आते थे मेरे घर में, बैठे रहते थे, मैं सो जाता था और मेरी एलसीडी में नेट भी लगा हुआ था, सारा कुछ लगा हुआ था। आगे एक नवीद खान है, वो मेरा दोस्त है। अच्छा। बेस्ट फ्रेंड माना मैंने उसे हमेशा, लेकिन उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारी बीवी ने तुमसे कुछ अर्सा पहले खुला भी ले लिया था, कहते हैं कि लव मैरिज थी, क्या चक्कर है, वो क्या चक्कर है? लव मैरिज से आगे एंगेजमेंट में हो गई थी, घर वालों की रजामंदी से हुआ ना सारा काम। पहले लव मैरिज थी? लव मैरिज वो होती है ना कि लव मैरिज हुई हो। नहीं, लव किया पहले, प्यार मोहब्बत हुआ था, ये बीगो शिगो सी फसाई थी? नहीं, मेरी फैमिली रिलेशन ही है। अच्छा, फिर उसने फिर तलाक क्यों ले ली? अब इस चीज़ का मुझे नहीं पता, ये अल्लाह बेहतर जाने क्यों ली उसने। हाँ। कि मैंने तो उसे हर चीज़ घर में दी थी। नहीं, तुम्हारी इन हरकतों से तंग आके तो नहीं ली गई जो बीगो शिगो तुम लड़कियां छड़कियां करते रहते थे? नहीं, मैं तब इतना आते नहीं था, मेरा मामू आता था, उसका मेरा सोहरा ही आता सी। हाँ। तो कहता सी मैंने लाइक करे घर, मेरे ओवरडन के पॉइंट
अच्छा, अब सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि उस दिन क्या हुआ ऐसा कि तुमने अपनी वालदा को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी फायरिंग कर दी, सारों पे फायरिंग कर दी, हुआ क्या, किस बात पे झगड़ा हुआ? नहीं, मैंने वालदा पे फायरिंग नहीं की, वालदा आगे आ गई तो वो अचानक हुआ क्या उस दिन, किस बात पे लड़ाई हुई तुम्हारी? मैंने आपको बताया भाई, वो जेवर मांगा था मैंने अपना। अच्छा, बीवी का जेवर था? मेरा अपना जेवर था, मैंने खुद बनाया था। अच्छा, तो मैंने अपनी मां को कहा कि ठीक है, तुसी सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਚ ਯਾਰਾ ਸੀ ਨਵੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ कि यार नवीद खान ने भी मेरा साथ नहीं दिया। दोस्त था, मेरा भाई था, मेरा बड़ा हमादा उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। बिलाल, सारी तुम्हारी बातें मान ली, उस दिन क्या हुआ? उस दिन किस बात पे गुस्सा आया कि तुमने इस तरह फायरिंग की? ये तो तुम दोस्तों की बातें कर रहे हो, जिनको तुमने कत्ल किया वो तो तुम्हारी बहन भाभी वगैरह हैं। दोस्त मैंने कत्ल के इरादे से नहीं किया था। उन्होंने तुम्हें सोना नहीं दिया, फिर क्या हुआ? तुमने असला कहाँ से ले लिया? असला मेरे पे ऐसे मैंने नवीद खान से बनवाया था। अच्छा, तो उस टाइम तुम असला लेके बैठे हुए थे जब तुम्हारी ये तलकलामी चल रही थी असले सोने के ऊपर? बहुत नहीं, मैं जब भी बाहर जाता था मैं अपना पिस्तौल अपने साथ ही लगा के जाता क्यों, था। कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह थी? दुश्मनी ने एक दो दफा मेरे पे अटैक हुआ। किसने किया? पता नहीं किसने किया, किसने अल्लाह। अच्छा, फिर उस दिन तुमने किस किस को फायर मारा? मैंने बताया तो है कि एक भाई को फायर लगा, ठीक है, एक मेरी सिस्टर को लगा टांग पे, हाँ, तो एक भाभी को लगा, हाँ, एक ही उसे लगा। तो माँ को क्यों मारा? माँ को मैंने मारा नहीं, माँ वो आगे ना तान लग गया। माँ की तो मैंने हमेशा तारीफ की है। जैद खान के पीछे भाग के क्यों गए तुम गोली मारने उसे? बस गुस्सा तो तुम्हारा उन लोगों के साथ है जो तुम्हारा सोना नहीं दे रहे थे, तुम्हारे घर वाले, तो जैद खान के मारने क्यों गए तुम? तो जैद उन्होंने सारों ने मेरे घर बैठ के मेरी सारी यानी क्या कैसे अकाउंट हैक की है ना, नवीद खान ने सारे। तो ये सारी लड़ाई तुम्हारी जो है, ये जो तुम साइटें बता रहे हो, बीगो लीगो, इनकी वजह से हुई है? ये अच्छा भी करते हो कोई? ये मैंने नहीं कहा कि ये आप रख लो, हाँ, लेकिन यार बोलो तो सच मेरे नाल कि मेरे अकाउंट तो सही चले। नशा कौन सा करते हो? ब्रॉडकास्ट से मेरी चले। नशा करते हो? नशा वो जेड़ा पहले करता सी, हुण नहीं करदा। केड़ा करना से पहले? सिगरेट पका पींदा सी बस, आईसूस, आए जो दिन। और कोई शौक? और कोई शौक है नहीं, शराब मैं नहीं पीता, शादी तो पहले ही छड़ दी थी। जिंदगी में सारे काम किए लेकिन शादी से पहले सारा कुछ छोड़ दिया। तो फिर बुढ़ी भी छड़ के चली गई, वो की मसला है? वो बुढ़ी दा हुण मैनूं नहीं पता हैगा क्योंकि चक्कर से मैनूं इधर स्टार पिया तो क्यों छड़ के गई या की वजह से। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? नहीं मैं ऐसी कोई गल ही नहीं। ਇਹ ਬੀਗੋ ਲੀਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, खुद ही मैं बता तो रहे हो दस्या ना कि मेरे मामे ने एप्लीकेशन की थी ना, क्या ला कर। जब बीवी तुम्हारे साथ बैठी होती थी हाँ तब जी। भी तुम इसी गेमों पे लगे रहते थे? नहीं, हाँ, मैं तो अपने घर से बाहर नहीं, 10 बजे तक मैं घर होता था। कोई अफसोस है कि तुमने अपने सगे बहन भाई भाभी वगैरह के ऊपर फायरिंग की, माँ के ऊपर फायरिंग की? बहुत से सौ क्यों नहीं होता बंदे नूं। गुस्सा हराम है, इसलिए किया गया कि गुस्सा हराम ये है। चोटें कैसे लगी हैं? चोटें उधर ही लगी थी, उधर ही लगी थी। लोगों ने मारा? लोगों ने, मल्लेदारा ने, सारे ने। सही। राना बिलाल की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जब इस वाक़े की सामने आई तो इसके अंदर देखा जा सकता था कि मुलजिम जो था वो जैसे किसी करैक्टर की एक्टिंग कर रहा है और उसी तरह फायरिंग कर रहा है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या है, तफसीलात क्या हैं, मुलजिम ने अब तक क्या इंकशाफात किए, इनसे जानते हैं। कमर साहब, वैसे तो आपका इलाका बड़ा मशहूर है, कभी आप फ्रॉडिये को पकड़ लेते हैं, कभी आप अगवाकारों को पकड़ लेते हैं। आज ये ऐसा वाक़या पेश है जिसके अंदर मुलजिम ने अपने घर वालों के ऊपर फायरिंग की है। इब्तदाई तौर पे बताइएगा कि कितने बंदे मर चुके हैं इस वाक़े में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की और आप हमेशा जो है ना वो पुलिस के अच्छे काम को, पुलिस की जो वेलफेयर के काम हैं, जो इसलाह के काम है, उसको आप नुमाया करते हैं और माशाल्लाह आपकी जो प्रोग्राम की जो रैंकिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। मैं खुद बड़ा इसको शौक़ से देखता हूँ आपके प्रोग्राम को। मेहरबानी। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है कल। ये एक बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी ये। तो ये जो राना बिलाल है ये बेसिकली जो है ये रक्षों का स्टैंड था, उसका उस पर सरकारी जो जगह है वहाँ पे इसने वो स्टैंड बनाया हुआ था। गरीब आदमी था बेसिकली। तो इसकी जो है ना 5 अप्रैल को तकरीबन 9:30 बजे जो है वो ये वक़ूआ जो है वो पेश आया। इसमें जो मकतूलीन हैं वो टोटल 4 हैं। जो इसकी वालदा है वो ज़ख्मी है,
जो मकतूलीन है, एक इसकी भाभी है उज़मा, उसकी उम्र है कोई 30-32 साल। एक इसका भाई है अली जो इससे छोटा था और वो शादीशुदा भी था। ये खुद भी शादीशुदा है और 2.5 साल पहले इसकी शादी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जो बीवी वो खुला लेके चली गई थी और औलाद वगैरह इसकी कोई नहीं थी। एक इसकी बहन है मारिया, वो भी इस कुएं में जाम बहक हो गई है फायर लगने से। और जो इसका मुलाजम था जैद, वो इसके घर गया था ये पार्किंग स्टैंड की पर्चियाँ लेने के लिए इससे। तो जब ये वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि ये जो है ना अपनी फैमिली को शूट कर रहा था और जो भी सामने आ रहा था उसकी तरफ ये फायर कर रहा था। बेसिकली इनका झगड़ा जो है वो अब तक की जो इंटरोगेशन है वो यही है कि इनके कोई फैमिली इश्यूज़ थे, इसकी वाइफ चली गई, उस पर इसका झगड़ा रहता था। कुछ इसने अपने मोबाइल जो है उसमें इन्होंने कोई ऐप्स की हुई थी मुख्तलिफ़ किस्म की डाउनलोड, तो उस पर ये ज़्यादा गेम शेम खेलता था। कुछ ये नशे का भी आदी है, आइस का नशा और चरस का नशा जो है वो ये करता है। तो बड़ा एक फ़िल्मी अंदाज में, बड़ा ड्रामाई अंदाज में, एक फ़िल्मी जिस तरह फ़िल्म में होता है सारा शूटिंग, एक हीरो या विलन जो है वो काफ़ी अफराद को निशाना बनाता है, तो बिल्कुल उसी तरह इसने ये सारा वक़्वा किया है। तो अच्छा, जब इब्तदाई तौर पे ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था तो सारों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये पबजी खेलता है और पबजी के अंदाज में ही कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं पबजी वगैरह तो नहीं खेलता था। और दूसरा ये कि वो नशों से भी इनकारी है। तीसरा ये कि वो कोई वजह नहीं बता रहा अभी तक कि वजह क्या है कत्ल करने की। एक बंदे को कत्ल करना तो चलने समझ आता है, ये इसने 4 बंदों को कत्ल किया और सारों के पीछे जाके इसने कत्ल किया। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया है रेज़। इसमें देखें कि हमारे जो मुआशरे में ये जो सोशल ऐप्स हैं इस तरह की, इनसे जो है ना इंस्पायर हो के बाज़ दफ़ा बदकिस्मती से इस तरह के वक़ूए हुए हैं कि एक जो शख्स है उसने 4-5 बंदों को या ज़्यादा बंदों को या 2-3 बंदों को कत्ल कर दिया है और उसी अंदाज में कत्ल किया है। तो ये ना सिर्फ यहाँ बल्कि बैरून ममालिक में भी इस तरह के जो जहनी माजूर किस्म के लोग हैं, जो नफसियाती किस्म के जो मरीज़ होते हैं, वो इस तरह का वक़ूआ कर लेते हैं। तो ये जो पिस्टल है 30 बोर पिस्टल से इसने वक़ूआ किया है और ये इसका पिस्टल वगैरह बरामद हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिस्टल भी बरामद हो गया और ये मौके पे ही गिरफ्तार हो चुका है। तो उससे फिर इसने जो है ना 12-13 फायर किए हैं जो वहाँ पे खौल अभी तक मिले हैं। तो उसकी जो है फॉरेंसिक वगैरह हम भिजवा रहे हैं उसको, और इसके अलावा जो दीगर जो एंगल्स हैं, जो हमारी जदीद जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम बरूए कार ला रहे हैं। और जो सीनियर अफसरान की जो हमारी SOPs हैं इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से, CCPO साहब की, DI साहब इन्वेस्टिगेशन की, SS साहब इन्वेस्टिगेशन की और SP साहब इन्वेस्टिगेशन की, DSP साहब नवापुर सेक्टर की, इन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया इस वक़ूए को और हर एंगल से इसकी तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप मुलजिम की गुफ्तगू सुन रहे थे, मुलजिम का कहना है कि इंतहाई मामूली सी बात के ऊपर उसकी तल्ख कलामी हुई थी अपने घर वालों के साथ, जिसके ऊपर उसने तैश में आके फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जहां पर उसके अपने 3 अहले खाना जो हैं वो जाँ बहक हुए, वहीं पर उसका एक दोस्त जो उसकी पार्किंग में काम करता था उसको भी गोलियां लगी थी, जो मौके पर ही दम तोड़ गया था। जायद उसका नाम बताया जाता है और जायद की क्या कोई दुश्मनी वगैरह थी, क्या था, ये जानने के लिए हम उस मकतूल के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। और मुकदमा जो दर्ज हुआ है मुलजिम के खिलाफ, राना बिलाल के खिलाफ, वो भी इनकी मुद्दत में दर्ज हुआ है। तो पहले हमारे साथ मकतूल के दोस्त मौजूद हैं जो वहाँ पे उसके साथ गए थे और एनी शाहिद भी उनसे जानते हैं। भाई आपका नाम क्या? फैसल नाम है मेरा। फैसल, क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्योंकि आप उस टाइम उसके मकतूल के साथ थे, हुआ क्या था? सुबह 9 बजे हम निकले हैं घर से इसे लेके, तो इसे रास्ते में छोड़ना था इसके पार्किंग स्टैंड पे। किसको? तो अपने भाई को, छोटे जैद को। ठीक है। तो इसे पार्किंग पे उतारा तो इसने देखा कि राना बिलाल वहाँ नहीं है, क्योंकि ये डेली जाता था उसके घर टिकट्स वगैरह लेने, जो भी। ये पार्किंग है कहाँ पे, जहाँ पे काम करता? यतीम खाना चौक में अच्छा। पार्किंग है प्लाजे के आगे। ठीक है, हम गए हैं इसे लेके, फिर इसने कहा जी मुझे बाइक दें तो मैं उधर चला जाता हूँ। तो हमने कहा नहीं, हम तुझे उधर छोड़ देते हैं।
तो फिर वापस भी ड्रॉप कर देंगे। उधर गए हैं तो इसे खड़ा किया, इसने कहा कि आप खड़े हो गली के बाहर। ये गली के अंदर गया टिकट्स वगैरह लेने उसके घर। जब ये पहुंचा तो गोली की आवाज़ जब हमने सुनी है, अंधाधुंध जब गोलियां ये चला रहा था, उससे पहले ये मार चुका था अपनी भाभी और भाई को और माँ को भी और बहन को भी। बहन ने इसकी उसे कहा था कि भाई आप भागें, ठीक है। जब ये भागता हमारी तरफ आ रहा तो इसकी गोली तब एक टांग पे मार चुका था। यानी जैद भागता हुआ जब आ हाँ रहा जी, जैद भागता हुआ तो इसने हमें भी कहा कि भागें भाई। तो हम भी इसके साथ जब भागे अपनी जान बचाने के लिए तीनों, मैं था, उसके चचा थे, भाई था, तो जैद और मैं और हम तीनों एक घर में घुसे हैं जिसका दरवाज़ा खुला था। ये ऊपर की तरफ भागे, हम दरवाजे के पीछे छुपे हैं, ठीक है। ये उसके साथ ऊपर गया है बाकायदा, उसने दरवाजे को लॉक कर लिया, इसने दरवाज़ा तोड़ के उसे 4 गोलियां मारी और तसल्ली से जब तक मार नहीं दिया इसने उसे, तब तक इसने उसकी जान नहीं छोड़ी। जबकि हमारा ना इससे कोई लेना था ना कोई देना, कुछ भी नहीं था। अगर इसने अपने घर वालों को मार दिया था, उसे मारने का इसका कोई जवाब नहीं था बनता। तो कोई आप, क्योंकि आप यानी शायद यहाँ में देखा कोई उसने मुलजिम ने कोई जैद को ललकारा वगैरह हो, या बस उस जैद नज़र आया तो वो जैद के पीछे जैद के पीछे ये भागा, इसने कहा आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, इसने ना कोई गली में जो भी इसके आप पास लोग आया कैसे उसने- महफूज रहे, आप लोगों ने कैसे जाना? हम दरवाजे के पीछे छुप गए थे और जैद जो था वो जैद के पीछे ये एंड तक लगा रहा। जैद सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के ऊपर भागा। ऊपर 2 कमरे थे उनके लोगों के और वॉशरूम में कुंडी लगाई है उसने। इसने दरवाज़ा तोड़ के उसे गोलियां मारी। मकतूल के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। हमजा, इनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमजा, कितने अरसे से आप लोग इसको जानते थे? 1.5 साल से पहले इसको जानता था। कैसे जानते थे? 1.5 साल से थोड़ा सा माइक। छोटे भाई की थी, इसके साथ दोस्ती थी, हाँ। उसके पास ही काम करता था 1.5 साल से। जैद की दोस्ती कैसे हुई को पता है? ये नहीं पता कैसे हुई कैसे नहीं। और फिर काम कब करना शुरू किया जैद काम ने? उसको हो गया 1.5 साल हो गया इसके पास काम कर रहा। ठीक। तो इसकी कैसी रेपुटेशन वगैरह थी, क्या आप लोगों ने देखा? रेपुटेशन तो हमारी तो मुलाकात नहीं थी इसके साथ। मुलाकात सिर्फ एक दफ़ा हुई थी, घर में लेने के लिए आया इसको, तो लेकर चला गया इसको, और एक दफ़ा सलाम हुआ इसके साथ, उसके बाद दोबारा रब्ता नहीं हमारा हो। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 20 साल। तो ये तो बड़ी उम्र का है। ये तो बड़ी उम्र है। तो इसके बारे में कभी सुना था कि क्या? कभी सुना ही नहीं, कभी कुछ इस तरह का वाक़या ही नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये तो जब देखा हमने मौके पर जो सूरत हाल थी वो आपको बड़ी ने बता दिया जो भी। आप भी मौके पे थे? हाँ जी, मौके पर थे। इसने अपनी बीवी को, आपने मुकदमे में लिखवाया कि इसने कोई खुला वगैरह अपनी बीवी का लिया था, उससे कोई लड़ाई शड़ाई चल रही थी? जैसे कि वहाँ के महल्लेदारों ने बताया, ये जा रहा था अपने मामे को मारने के लिए। मामे की बेटी थी ना जिसने खुला दिया इसको, जिसको अब मारने जा रहा था। वो कि इसकी माँ की तो बेटे की कहीं बहस हुई है इनके आपस में, लोग जैसे बता रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ से काम खराब हुआ। कभी आपके भाई ने बताया था कि कोई नशा वगैरह करता है या इसकी? मैं आज तक नहीं बताया था, लेकिन ये चंद दिनों के पीछे छोटे का कोई मसला बना था, वहाँ पर मैंने बताया था ये आज करना शुरू हो गया। तो मेरे पास ये डेरे पर आया काम के लिए, ये मेरा काम है। मैं कहा भाई हम ये काम नहीं करते, ठीक है, वहाँ से चला गया। वो मुलजिम कहता है कि मैं कोई एप्लीकेशन वगैरह हैं जहाँ पे लड़कियों वगैरह से बातें वगैरह करता हूँ, वो मैं करता था, तो हमें जैद नहीं ने पता, वो उसको अकाउंट पता चोरी है। कर लिया था। कोई इस बारे में नहीं, कोई? वो तो ज़्यादा तो अनपढ़ था, कैसे चोरी कर सकता? अनपढ़ बच्चा कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कोई लड़ाई वगैरह जैद की हुई इसके कभी साथ? आज तक नहीं, ये पूरा इलाका हुआ। तो फिर आपको, आपके भाई को क्यों कत्ल किया, क्या आपको वजह लगती ये है? हमें भी नहीं पता। आपका जवान साला बेटा बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया गया, क्या कहते हैं आप? वो मेरे बस में हो, तो उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा। मेरा बेटा तो फिर बगाना था, मेरा बेटा तो फिर बगाना था। उसने अपनी माँ बहन भाई को नहीं छोड़ा, तो क्या कह सकता हूँ? मैंने तो अल्लाह के ऊपर ही डोरी। अब मुलजिम जो है वो अपनी माँ से माफिया वगैरह मांग रहा है, सुलह करने की मैं कोशिश। उसे माफ़ नहीं करूँगा। मरते दम कर मेरे सामने आ जाए, मैं उसको उससे ज़्यादा गोलियाँ मारूँगा। माफ़ नहीं मैं करूँगा उसे। कहाँ तक मुझे जाना चाहिए, मैं उसे सजाए मौत दूँगा। से आपकी मुलाकात थी मुलजिम से? मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक है। चाचू की करके साथ कोई ऐसा मसला नहीं। कभी कोई आपको शुबा गुजरा हो कि? आज तक मुझे कोई इस पर शुबा नहीं, मैं झूठ नहीं। वैसे हरकतें वगैरह कैसे थी? जैसे बीवी भी उसकी छोड़ गई थी, कहते हैं मुझे ना मोबाइल पे उसकी लगा बीवी रहता का था पता है छोड़ने का, ना हमें उसकी घर की फैमिली का पता है। बच्चा उसके पास काम पर जाता है, बच्चा वापस आ जाता है, किसी टाइम होता था दिहाड़ी नहीं देता था, अगले दिन वो भी डब्बू से दे देता था। कोई ऐसा मसला नहीं था। इसे क्यों मारा है, क्यों नहीं मारा, ये रब को पता ही है, उसको पता। क्या कहेंगे इंसाफ के?
इस तरह के केसेस के अंदर बड़ी सर अभी तो हम यहाँ से फारग हो रहे हैं, साफ यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ऊपर जाकर तो देगा। जो बंदा इतने पागल ने अपने माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को मार सकता है, और छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्ची को बट मारा है, उसने उसका दांत तोड़ दिया, मोहल्ले में सीधे फायर मारे हैं, मूवी में है और उसके इलाके की आपने निकलवाएं। तो ये बंदा, हमारा कानून पाकिस्तान का ऐसा है कि जो आपको भी पता है कि कोई कानून नहीं है। ये बंदा फिर आ गया, फिर कोई कभी ये 8-10 बंदों को ऐसे ले जाएगा, तो उसकी जगह इसी बंदे को जो है ना इबरत का निशान बनाया जाए। सर हमारी तो यही अपील है अल्लाह काम से। तो ये बड़ी बरीयत की है इस बंदे ने, बड़ी बरीयत की। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल जैद के बुरसा की गुफ्तगू सुन रहे थे, उसके दोस्त भी यहाँ पे मौजूद थे, जो एनी शाहिद भी हैं, भाई जिन्होंने जिनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। इन तमाम का यही मौक़िफ़ है कि उनको नहीं मालूम कि मुलजिम ने क्यों उनके भाई को कत्ल किया। भाई इनका भाई सिर्फ पर्चियाँ लेने गया था, क्योंकि वो मुलजिम जो है वो पार्किंग स्टैंड चलाता था और इनका भाई जो था वहाँ पे काम करता था, पर्चियाँ लेने के लिए गए हैं। लेकिन इनका मुतालबा यही है कि इनको इंसाफ दिया जाए। जैसे आपने मकतूल के दोस्त की गुफ्तगू सुनी कि जिस मेंटल स्टेट के अंदर वो अभी इस टाइम मौजूद है कि उसने अपनी माँ, बहन, भाई और भाभी इन सारों को फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 उसके सगे यानी सगा भाई, सगी बहन और भाभी जो है वो कत्ल हो चुके हैं। माँ उसके हाथ पे गोली लगी है, वो ज़ख्मी, और इनका भाई जैसे ये भी यानी शायद बता रहे थे कि 4 गोलियां सीधी उसने मारी हैं, जिनमें से 1 स्किप करके ही, और 3 गोलियां जो है वो फ्रंट पे लगी हैं, छाती के ऊपर लगी और पेट पे लगी हैं। तो ये अगर इसको माफ़ी दे दी जाती है और ये दोबारा मुआशरे में आते हैं तो मुआशरे के लिए नासूर साबित होगा और दोबारा से ऐसे कोई ना कोई कार्रवाई जो वो कर सकते हैं। लिहाजा इसे निशान इबरत बना दिया जाना चाहिए। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इंतहाई बर्बरियत और खौफनाक वाक़या इसलिए है कि बर्बरियत इसलिए कि इस वाक़े के अंदर मुलजिम ने अपनी माँ, अपने सगे भाई, अपनी सगी बहन और भाभी के ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिर्फ माँ महफूज रही, उसको भी हाथ पे गोली लगी, लेकिन वो अब ख़तरे से बाहर है उनकी हालत, जबकि बाकी तीनों जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानिब जिस केस का मुद्दई है उसका सगा भाई जैद, उसके पीछे मुलजिम दौड़ता रहा और फिर उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि लाहौर के अंदर अगर गुज़िश्ता 1 साल की बात की जाए तो इस तरह का वाक़या जो था वो पेश नहीं आता, इसलिए आला अफसरान जो है वो डायरेक्टली इस केस में खुद भी इन्वॉल्व हैं, इंटेरोगेट भी कर रहे हैं। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन ताहिर मसूद चीना साहब मौजूद हैं, जो मुलजिम को खुद भी सुन चुके हैं, इंटेरोगेशन भी कर रहे हैं और जितने भी एस्पेक्ट्स अभी जो थाना लेवल के ऊपर नहीं देखे गए या ओवरलुक हो गए उन चीज़ों को देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इस केस के अंदर इनकी इब्तदाई तौर पे क्या फाइंडिंग है। ताहिर भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। इंतहाई दर्दनाक केस है कि मुलजिम ने अपनी सगे अहले खाना के ऊपर फायरिंग की है। आपने मुलजिम को खुद इंटेरोगेट किया है, उसका बयान भी लिया है, आपने उसको मुतअद्दिद दफ़ा सुना भी है। आपकी फाइंडिंग्स इब्तदाई क्या हैं, क्या लगता है क्यों ऐसा वाक़या पेश है? तो सच्ची बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि शायद उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर मुझे शुबा है कि वो शायद इतना स्टेबल नहीं है। अब जो उसने रीज़न बताई और शायद वो दुरुस्त भी हो कि जो इसकी शादी हुई, शादी में इसका कोई बीवी के साथ ना चल सका और अल्टीमेटली उस खातून ने खुला ले लिया। अब इसको गुस्सा ये था घर वालों पे, इन्होंने मेरी मदद नहीं की उसने शादी बचाने में और बल्कि उल्टा इन्होंने फेवर किया, ये इसका ख्याल था। और इसी वजह से, और दूसरा ज़ाहिर है वो एक मामला थे इसके कि जी वो मैं गेम खेलता था 4-5, मेरे पास मोबाइल फ़ोन हैं और मैं मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उन पे काम करता था, तो उसके बदले में मुझे जो लाइकिंग आती थी तो मैं जब घर से जाता था तो ये उसमें ज़ाया कर देते थे। अब ये इसका ख्याल है, तो ये गुस्सा था। और उसके बाद अब जब ये वकूए वाले दिन सुबह इसने माँ से कहा कि अच्छा मेरी बीवी तो जो है वो तो तलाक ले ली है, तो 2-3 तोले जेवर जो है वो आपके पास पड़ा हुआ, वो तो मेरा है, मुझे दे दें। इस बात पे चप्पश हुई, स्टार्ट हुई और इसने वो जो बाकी सारे मामला तो आपके सामने हैं। पिस्टल इसके पास लाइसेंस ही है, लाइसेंस जो इसने 2010 में लिया हुआ है बाकायदा तौर पे, तब से इसके पास वेरीफाइड लाइसेंस है, सरकार ने उसको इश्यू किया हुआ, तो वो उसके पास 2010 से चला आ रहा था। जो इसमें ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि एक और जो जाहिद है, जो इसका साथी भी था, जो छोटा मोटा ये काम कर रहा था, वो इसका पार्टनर था उसमें,
वो बीच बचाव कराने के लिए आया और इसने उसको भी मार दिया। मैं समझता हूँ वो तो शहीद हो गया कि दूसरों की जान बचाते हुए बेचारा अपनी जान से गया। अब ये तफ्तीश में तो ऐसा ऐसी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं है, वो तो क्लियर कट है, मौके पर पकड़ा गया, पिस्टल भी बरामद हो गया, जो पुलिस के मामला हैं वो तो सीधा से। बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो शायद तफ्तीश के से ज़्यादा उसमें मुआशरे को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे बंदों का क्या इलाज कराना चाहिए और क्या उनके लिए हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, या उनकी ट्रेनिंग का कोई इंतज़ाम करना चाहिए, या लाइसेंस इशू करते हुए किसी बंदे की साइकोलॉजिकली उसको टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सवाल हैं जो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ मेरे मुतल्लिक़ या पुलिस के मुतल्लिक़ तो नहीं है, बट कभी ना कभी मुआशरा और ये एकेडमिक डिस्कशन है तो उस पर यकीनन मुझे यकीन है कि उस पर सोचा जाएगा। ताहिर साहब, अगर फॉर द टाइम बीइंग ये मान लिया जाए कि वो मेंटली वीक है या थोड़ा सा बैकवर्ड है, तो क्या कानून इस चीज़ की कोई निशानदेही करता है कि ऐसे बंदों को कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसे अब उसके ऊपर 302 का मुकदमा और 4 अफराद का कत्ल तो पड़ गया, तो कैसे ट्रीट किया जाता है ऐसे मुकदमा को? अच्छा, ये बड़ी बात है। कभी तो आप उससे बात कर रहे हैं तो समझते हैं कि शायद इससे सियाना बंदा कोई नहीं, जब कुछ देर बाद बात करते हैं या उस बात करते करते एकदम डिट्रैक हो जाता है। तो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, मैं कोई इसका डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसे बंदों का कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। कानून इसके बारे में क्या कहता है? अगर ऐसा बंदा कत्ल, जैसे इसने 4 कत्ल कर दिए हैं, तो उसके ऊपर अच्छा, कानूनी ये जो मुशगाफियाँ हैं, पुलिस का काम तो है एविडेंस कलेक्ट करना। हमने जो हमें एविडेंस मिलेगी, खा मुद्दई की तरफ से है या मुलजम की तरफ से है, वो हमने कलेक्ट करनी है और उसको फाइल का हिस्सा बनाना है, कोर्ट में पेश करना है। वहाँ कोर्ट ने इसको एवेल्यूएट करना है और वहाँ पे जो वकला भी होते हैं वो हवाले देते हैं। बिला शक शुबा अगर कोई बंदा ये साबित कर दे कि वो जहनी तौर पर स्टेबल नहीं है तो अदालतों में उसको फ़ायदा होता है। जब जिस तरह से हमारा मीडिया चीज़ों को एजुकेट कर रहा है, हमारे बहुत से ड्रामे हैं जिनके अंदर ऐसे अपीयरेंसेस आती हैं कि अगर आप मेंटली थोड़े से वीक हैं, मेंटल डिसऑर्डर है आपको, तो आपको ये वाला फ़ायदा मिल जाएगा, ये वाला फ़ायदा मिल जाएगा। और ये जितने भी हमारे क्रिमिनल्स हैं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ तो ये क्रिमिनल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आइडलाइज करते हैं, ड्रामों को या मूवीज़ को या एक्टर्स को, और ये फिर उसकी बुनियाद पे करते हैं। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी, उसके अंदर उसने बड़ा स्टाइल के साथ फायरिंग की है, हाथ लहरा के, जैसे किसी शख्स का वो किरदार निभा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ही इज़ टू स्मार्ट और वो स्मार्टली प्ले कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल है इस बात को, मैं इस लेवल पर नहीं इसको सोचता कि ऐसा। आपने सीसीटीवी डेफिनेटली देखा? हाँ, मैं क्योंकि सीसीटीवी देखा है, मैं खुद मौके पे गया, मैंने बंदे को इंटरोगेट किया, मुझे सारी बातें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझकर। आप क्योंकि रैंक से हैं और पिछले 2-3 दहाइयों के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने कभी देखा कि ऐसे मुलजिम जो है वो फायरिंग कर रहा हो, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जिसके अंदर उसने बंदों से कत्ल करना है या उनसे कोई बदला लेने का सोच रहा हो, और वो इतना स्टाइल पोजिस के साथ फायरिंग कर रहा हूँ? अच्छा सर, ये मैं चूँकि ये काम कर रहा हूँ तो मुझे को बहुत ज़्यादा ऑड लगती नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब आप जो भी बंदा ये काम नहीं कर रहा, मैं चूँकि तो पीछे कर रहा हूँ पिछले कई सालों से भी, तो मुझे ये ऑड नहीं लगता। आपके लिए यकीनन शायद उसको ऐसी चीज़, और मैं समझता हूँ कि ये इतना तेज़ नहीं है कि उसने सारे कानून पढ़ा हो और उसको पता हो कि मैं खुद को पागल शो करूँगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात मैं आपकी से तो इत्तेफाक करता हूँ कि वो चूँकि मोबाइल फ़ोन पे उसके पास 4-5 मोबाइल फ़ोन थे, उस मुख्तलिफ ऐप्स को खेल रहा था, उस पर गेमिंग खेल रहा था, तो मैं भी कहीं ना कहीं से वो इस बात पे इम्प्रेस हुआ और उसका जो है वो ख्याल उस तरफ हुआ है मुमकिन। वो कहता है कि वो जो साइट्स जिनके ऊपर ये सारा कुछ करता था, ख़वातीन वगैरह की, वो यानी ये कोई साइट्स हैं जिनके ऊपर लड़कियों के साथ दोस्ती वगैरह होती है और उन दोस्तियों में कोई लाइक्स वगैरह आते हैं और फिर उससे पैसे बनते हैं। तो अगर ये तो डिजिटल क्राइम चला जाता है, वो कहता है कि मेरे पैसे जो हैं वो मकतूल ने मार लिए, फलां बंदे ने मार लिए, इसके अंदर कोई सदाकत पाई? अच्छा, एक बात तो ये है कि वो पैसों वालों को, पैसों के लिए ज़रूरी है कि आपको या तो नकद पकड़ाएं या आपने को अकाउंट बनाया हो तो बैंक में जाएं। अकाउंट उसके पास नहीं था तो नकद उसको कौन देने आएगा, क्योंकि वो साइट्स तो शायद पाकिस्तान से बाहर कहीं पे ऑपरेट की जा रही हैं। सो वो आ जाती थी चीज़ें, वो जो स्टार और लाइक और डिसलाइक्स वो ही थी। तो इसका ये ख्याल है जो इसने बताया है कि जनाब वो ज़ाया कर देते थे मेरे घर वाले, मेरा नहीं ख्याल का ऐसी बात है। ये सिर्फ उसका कंक्लूड क्या करते हैं थॉट है केस को? तो कंक्लूड तो सीधी बात है कि जी एक वाक़या हुआ है,
और जिसमें 4 लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं, एक खातून जो है वो ज़ख्मी है और मुलज़म पुलिस के पास है। हम ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे और अगले 2-3 दिन में चालान चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन ताहिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका मानना ये है कि इस केस के अंदर जितने भी शवाहिद थे, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हों या डायरेक्ट एविडेंसेस हों, वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, मकतूलिन की तदफीन हो चुकी है और जो मजरूबा है उसकी माँ है जिसके हाथ पे गोली लगी है, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है और तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करके चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और अगर मेंटली वो वीक है तो ये चीज़ जो है वो अदालतों का काम है इस चीज़ को डिटरमिन करना कि वो आया है या नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपने किरदार के ऊपर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया है। इंतहाई अहम केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर मुलजिम को ये भी होश जो थी वो खो बैठा था कि वो अपनी वालदा, सगी वालदा जिसने उसको जन्म दिया है, उसके ऊपर फायरिंग कर रहा है, अपने सगी भाई के ऊपर फायरिंग कर रहा है, अपनी सगी बहन को उसने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, अपनी भाभी के ऊपर उसने फायरिंग की और एक ऐसे दोस्त के ऊपर जिसके साथ उसका हर वक्त का उठना बैठना खाना पीना है, उसको ताक़ुब किया उसका और उसके बाद फिर उसको गोलियों से छलनी कर दिया। उसको ये इस जुनूनियत तक कैसे पहुंचा, इस बर्बरियत के पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या उसका माइंड सेट है, ये जानने के लिए आज हम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब के पास आए हैं जो माइंड साइंटिस्ट हैं, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब वक्त के लिए शुक्रिया। एक शख्स इस हद तक कैसे जा सकता है कि वो अपनी माँ के ऊपर गोलियां चला दे, सगे बहन भाइयों के ऊपर गोलियां चला दे, अपनी भाभी को कत्ल कर दे, अपने दोस्त को कत्ल कर दे? हम जैसे अपने सेंटर में हम देखते रहते हैं, ऐसे केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं और उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जब बंदे का दिमाग, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उस वक्त वो उस हवास में नहीं था कि मेरे सामने कौन है, मैंने क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मे बी अभी भी उसे इस चीज़ का आइडिया हो या मे बी अभी भी वो इसी फेज़ में जा रहा हो। मेंटली तौर पे इस हाई मूड्स में पता चला जाता है, जो आपके ब्रेन के हमारे डिफरेंट केमिकल हैं वो इतने हाई रेज हो जाते हैं कि बंदे को एक इतनी हैवी फीलिंग आती है कि साहब से मैं पावरफुल बंदा हूँ। और सम टाइम ऐसे जो बंदे होते हैं जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ करके अपने आप को एक इवन सुकून मिलता है। और ये चीज़ें वो बाज़ दफ़ा इंटरनेट पे ऐसी कुछ गेम्स होती हैं, वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। सम टाइम जो इस तरह के लोग होते हैं वो ड्रग का भी यूज़ करते हैं और उनकी बैग पे ये चीज़ एक अरसे से चल रही होती है। कैसे वो इस नहज तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको रिश्तों की तमीज़ भूल जाती है, वो कत्ल कर रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कैसे फरामोश करते हैं? हमें एक अच्छे और बुरे की तमीज़ हमारा ब्रेन देता है, हमें पता चलता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। लेकिन जब हमारा ब्रेन हमारे ही कंट्रोल में नहीं रहता, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैवी हो जाती हैं और उस वक्त बंदे को अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहती और उस वक्त उसके सामने जो भी आए, जो उसको कोई अच्छी बात भी कह रहा है, उसे यही लगता है कि ये मुझे शायद बुरी बात कह रहा है या ये मेरा दुश्मन है या ये मेरे बुरे के लिए कर रहा है। तो मेंटल डिसऑर्डर में ऐसे लोग जब चले जाते हैं, उसकी मल्टी रीज़न्स हो सकती हैं, वो कुछ सीवियर डिप्रेशन हो सकती है, उसके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उसके कुछ सोशल इशू हो सकते हैं, उसका कोई इकोनॉमिकल इशू हो सकते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में अभी हम देख रहे हैं इमोशनल और बिहेवियरल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने डेफिनेटली उस बंदे के इंटरव्यूज़ वगैरह भी सुने होंगे, मीडिया के ऊपर भी, अदालत की पेशी के दौरान भी उसने बहुत रिमार्क्स अजीब से दिए। क्या आपको क्या लगता है अपेरेंटली क्या होगा बतौर यानी आप माइंड साइंटिस्ट क्या समझते हैं, क्या इशू क्या है उसको? इशू जैसे उसकी स्टेटमेंट शायद मैंने देखी भी है, तो अभी भी वो डिनाइल फेज में है। वो अपने आप को एक स्टार हीरो और उसका यही विजन है कि मैं एक बहुत पावरफुल चीज़ हूँ और ये काम भी उसके लिए ना उसे कोई गिल्ट फील हो रहा है। हालांकि कोई बंदा भी ऐसा क्राइम इमोशनल होके या गुस्से में आके करे तो उसे थोड़ी देर बाद एहसास हो जाता है, लेकिन जो उसकी फीलिंग है वो तो एक जायफुल वाली है और उस चीज़ को वो कह रहा है कि मुझे कोई ना सज़ा दे सकता और मैं एक स्टार हूँ। तो ऐसी चीज़ों को सोसाइटी में नहीं बढ़ने देना चाहिए। जो यंगस्टर हैं और दूसरे लोग इसको फॉलो कर देखते हैं तो वो नेगेटिव इमेज आता है
और वो रियली किसी मेंटल प्रॉब्लम में है, सीवियर डिप्रेशन में है और उसके कुछ मेंटल इशू चल रहे हैं, उसका एक स्कैट्रिक एनालिसिस भी होना चाहिए और उसकी जो एवेल्युएट करेंगे फैमिली हिस्ट्री, और उससे हमें पता चलेगा ये चीज़ें सडनली पैदा नहीं होती। सर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मुल्जिम से जब मेरी आज बात हुई है तो उसने मुझे कहा कि वो कोई एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर ख़वातीन के साथ गुफ्तगू वगैरह करनी होती है और उसके ऊपर पॉइंट्स बनते हैं और वो पॉइंट्स हैं फिर आप कैश कर सकते हैं, वो ये करता था। और उसने एक इल्यूजनरी वर्ल्ड बनाया हुआ था कि उसके पॉइंट जो थे वो उसके दोस्त चोरी करते थे, उसके घर वाले जो थे वो उसके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे, उसकी बीवी जो थी उसे खुला लेके चली गई। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इतना बुरा इम्पैक्ट जहन के ऊपर कैसे डालते हैं? ऐसा होता है कि सम टाइम जो स्कैट्री का या मेंटल हेल्थ का पेशेंट होता है, अगर वो पैरानॉइड हो जाए, उसकी थॉट पैरानॉइड हो जाती हैं, तो उसको ये ऐसा ही लग रहा होता है जैसे आम बंदा रियलिटी में कर रहा होता है। और सोशल मीडिया या कोई मीडिया भी उस पर हम खुद जाके कोई अच्छी चीज़ें भी देख सकते हैं, बुरी भी, लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हालांकि गवर्नमेंट और इदारे उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो इस तरह की एक तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो किसी भी बंदे के इमोशन को डिस्टर्ब करे। वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों को और सख्त मॉनिटर करे, जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी के इमोशन इस तरह फौरी बूस्ट ना हो, जो क्रिमिनल स्टोरीज़ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा, हमें इब्तदाई तौर पे जब भी फैमिली को चाहिए कि किसी भी बंदे में थोड़े इस तरह के बिहेवियर अनसेटल हो तो वो फौरी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मस्ट उसको चेक करवाए कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इशू को एक स्टिग्मा समझा जाता है और लोग साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ सेंटर के पास नहीं जाते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माइंड साइंटिस्ट ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद थे। मुल्ज़िम की आपने गुफ्तगू सुनी, वो अपने बयान अपने दिफा में जो बातें कर रहा था, आपने पुलिस की गुफ्तगू भी सुनी, आपने मकतूल ज़ैद के बुरसा की गुफ्तगू भी सुनी। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उनकी बात के अंदर भी काफ़ी वज़न था कि ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं लगता और इसका इलाज जो है वो बर वक्त नहीं हुआ हुआ, जिस चीज़ को ज़फ़र इकबाल साहब जो है वो इंडोर्स भी करते हैं। हमारे माशरे में शायद यही अलमिया कि अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि लोग ताने मारेंगे कि यार फ़लाँ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हालांकि हम अपने साथ जुल्म कर रहे होते हैं, हमारे अहल खाना जो है उनके साथ जुल्म कर रहे होते हैं। और इस केस के अंदर भी अपेरेंटली कहीं पे यही नज़र आता है कि मुल्ज़िम गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऐसी तकलीफ़ या ऐसे डिप्रेशन के अंदर गुजर रहा था कि उसको हर बंदे ने इग्नोर किया, उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई, वालदा वगैरह ने भी शायद वसाइल ना होने की वजह से इस पर तवज्जो नहीं दी और वो फिर आखिरकार लावा ऐसे फटा कि उसने अपनी आधे से ज़्यादा ख़ानदान को ही कत्ल कर दिया और इवन वालदा तक के ऊपर भी उसने अटैक किया, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। अगर हम जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा स्टेट लेवल के ऊपर भी शऊर उजागर करना शुरू कर दें तो ऐसे वाक़यात को के सदेबाप के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।